क्लास में कुछ भी पढ़ाया जा रहा था, सब कुछ इंग्लिश मीडियम में था, मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में। पेरेंट्स को कहा कि आप ऐसे कैसे आप अकेली लड़की को बाहर भेज सकते हो, ऑब्वियसली लड़का होता तो वो संभाल भी लेता। ड्यू टू फाइनेंस मैं मेडिकल एरिया में नहीं जा पाई, तो मुझे मेरे पेरेंट्स पे भी बर्डन नहीं बनना था, तो आई हैड दिस ऑप्शन कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, बिकॉज इंडिया में मेडिकल जो है वो ज़्यादा कॉस्टली होती है, इंजीनियरिंग कम होती है कंपैरेटिवली। और मेरे घर वाले भी सपोर्टिव नहीं है, घर में बड़ी हूँ तो मुझे खाना वाना ये सब देखना पड़ता है, तो मैं अपनी पढ़ाई कैसे कर पाऊंगी अगर मैं लेती हूँ साइंस तो। कभी किताबें थी लेकिन पढ़ने का वक्त नहीं, कभी सपने थे लेकिन रास्ते नहीं, कभी हिम्मत थी लेकिन सहारा नहीं। मैं बात कर रही हूँ उन मुश्किलों की जो लड़कियों को स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ से दूर कर देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2025 के रिपोर्ट के डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर इंजीनियरिंग स्नातकों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 28% और कंप्यूटर साइंस स्नातकों में केवल 40% है। वैश्विक स्तर पर शोधकर्ताओं में केवल 33% ही महिलाएं हैं। भारत में स्टेम के क्षेत्र में 42.7% महिलाओं का नामांकन है और फिजिक्स में 38% महिलाएं हैं, इंजीनियरिंग में 32% महिलाएं हैं। यहाँ तक कि IIT जैसे प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थानों में यहाँ महिलाओं की संख्या केवल 18% है और भारत में केवल 16.6% शोधकर्ता महिलाएं हैं। तो आखिर क्या वजह है कि डेटा इतना कम है? क्यों किसी भी फील्ड में 50% तक भी लड़कियां नहीं पहुंच पाई है? कभी परिवार का दबाव, कभी शादी की जिम्मेदारी, तो कभी रास्ता ना जानने की उलझन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साक्षी। आप सुन रहे हैं जागो रे सखी रेडियो कार्यक्रम, जो हम लेकर आए हैं गुड़गांव के आवाज रेडियो तथा यूनेस्को नई दिल्ली और यूनेस्को चेयर हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से। जागो, जागो। इस कार्यक्रम के तहत हम लड़कियों को स्टेम के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। आज इस कड़ी में हम जानेंगे कि लड़कियों को स्टेम के क्षेत्र में कौन कौन सी वो चुनौतियां हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जरा सोचिए, जब स्कूल में टीचर ने पूछा था बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो, तो कितनी लड़कियों ने कहा होगा साइंटिस्ट, लैब असिस्टेंट, नर्स, डेटा साइंटिस्ट या मैथ में कमाल करना है। पर हो सकता है कितनों से उन्होंने सुना भी हो, तू और साइंस, मैथ, ये तो तेरे बस का ही नहीं है। कुछ चुनौतियाँ तो आपको पता ही होगी। अब कुछ चुनौतियों के बारे में हमें बताएंगी मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी टीचर है सरहौल के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और एक खास बात बताऊं, मीनाक्षी जी बायोलॉजी की टीचर है। तो सुनिए वो कौन कौन सी चुनौतियाँ बता रही हैं, जो चुनौतियाँ कभी उन्होंने झेली थी और आज जो चुनौतियों को लड़कियाँ झेल रही है। I'm Monica Beneva, lecturer in biology in Government Senior Secondary School, सरहोल सेक्टर 18। मैं 2008 में MSc पास आउट हूँ। तो उस टाइम बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे फील्ड में। एजुकेशन काफी कॉस्टली होती है। अगर हम प्राइवेट स्कूल में जाएं तो साइंस की फीस अलग होती है, कॉमर्स आर्ट्स की कम होती है काफी। तो उस वजह से भी थोड़ा सा बच्चे अवॉइड करते हैं। सेकेंड रीजन है कि लैक ऑफ नॉलेज, बच्चों को ज्यादा नॉलेज नहीं रहता। थर्ड है कि भाई बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों का ट्यूशन नहीं लगवाना चाहते। अगर स्कूल फैकल्टी अच्छी नहीं है तो भी बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई अगर एक सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक रह जाता है तो ट्यूशन फैसिलिटी हमारे टाइम बहुत कम थी। नेक्स्ट जो रीजन रहता है कि भाई पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ाते ही कम है। बाकी कुछ हिंदी मीडियम से हैं, वो हिम्मत नहीं करते कि हम साइंस कैसे चला पाएंगे, हम इतनी सिटिंग नहीं दे पाएंगे क्योंकि साइंस रिक्वायर लॉट ऑफ सिटिंग। कुछ ये रहता है कि हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर हमें फर्दर कोचिंग्स लेनी पड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो वो हम कैसे कर पाएंगे। मेरे पास +2 बायो थी तो मैं अपने बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस लेती थी। प्रॉब्लम है सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उस एक्स्ट्रा क्लास में मैं उनकी प्रॉब्लम्स लेती थी।
सेम मैं 10th में भी ऐसे ही करती हूँ कि अपने बच्चों को मोटिवेट भी बहुत करती हूँ। मोटिवेशन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि एक अगर टेस्ट में उनके कम मार्क्स आ जाते हैं तो वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। तो वो बूस्ट अप करना पेरेंट्स का और टीचर्स का काम है। मेरा था लेक्चरर बनना कि मैं नेट क्वालिफाई करूं और उसके बाद कॉलेज लेक्चरर में जाऊं। बट हमारे सब्जेक्ट में जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी कॉलेजेस में है नहीं, बहुत लिमिटेड सीटें हैं। उस टाइम ये रहता था कि एक मैट्रिमोनियल डिग्री होनी चाहिए और शादी कर दो, एक वो फैक्टर था। मेरी बहुत एजुकेटेड फैमिली है, मेरी फैमिली साइंस बैकग्राउंड से है, तो मुझे ये इशू नहीं आया। मैंने प्रॉपर एमएससी बीएड किया, एमफिल किया। उसके बाद हमारे टाइम ट्यूशंस नहीं थे, और ट्यूशन थे तो हम खुद लड़की होके हेजिटेट करते थे कि हम बाहर नहीं जाएं। उस टाइम नेट अवेलेबल नहीं था, ऑनलाइन कोचिंग्स नहीं थी, तो वो सब फैक्टर्स हमने देखे हैं। हमने जो किया सेल्फ स्टडी किया, अपने स्कूल से किया, बाकी बाहर का एक्सपोजर हमारा नहीं था। हमारे टाइम में एमएससी में एडमिशन लेना भी काफी कॉम्पिटिटिव होता था। जैसे अब नीट वगैरह है, उस टाइप से एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे, तो वो एग्जाम्स हमने फेस किए हैं। उसके बाद एमएससी में एडमिशन लिया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हूँ। तो वहां हमारे प्रोफेसर ने बोला था कि यू हैव टेकन एडमिशन इन एमएससी, यू आर ए बिग बॉस। उनकी ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि बहुत सारे बच्चे फाइट कर रहे हैं। उस टाइम पीएमटी होती थी डॉक्टर्स के लिए, तो पीएमटी में जिनका नहीं हुआ वो एमएससी में हो। एमएससी में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पेमेंट सीट पे भी एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन सीट्स इतनी लिमिटेड थी कि ये हो ही नहीं पा रहा था। सेल्फ स्टडी किया 7-8 आवर्स मिनिमम। बस ये था कि बहुत पढ़ाई की है तो हमें घर नहीं बैठना। मेरे फादर बोलते थे लड़कियों के लिए 3 प्रोफेशन अच्छे हैं, या तो बैंकिंग, या फिर डॉक्टर, या फिर टीचर। मैंने टीचर ऑप्ट किया। डॉक्टर मेरे से मान के चलो कि मेरे पास कोचिंग फैसिलिटी नहीं थी। मैंने फिजियोथेरेपी में एडमिशन लिया था। मैंने नियर बाय 6 मंथ फिजियोथेरेपी से किया, लेकिन मुझे लगा कि शायद हम 3 बहनें थी तो मेरे फादर कितना करेंगे, फिर हमारी मैरिजेस है, तो ये सारी सोच के बीएससी में चली गई। मैं क्लास को कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार जरूर मोटिवेट करती हूँ। कैरियर काउंसलिंग मैं इनकी प्रॉपर करती हूँ। हो सकता है दोस्तों आपके पास कुछ और भी कारण हो जिस वजह से लड़कियां स्टेम में आगे नहीं बढ़ रही हैं। अगर आप जानते हैं वो चुनौतियां तो व्हाट्सएप के नंबर पर फीडबैक देकर जरूर बताइएगा, जो है 9958941408, यानी 9958941408। कहते हैं ना, जब कोई आवाज बार बार दबाई जाती है तो एक दिन वो गूंज बनकर लौटती है। स्टेम की दुनिया में भी ऐसी ही कई आवाजें हैं, छोटे छोटे शहरों से आने वाली लड़कियां जिनके सपने हैं और जिनके रास्ते में कहीं न कहीं एक समाज की दीवार खड़ी है। आइए अब सुनते हैं कुछ ऐसी सखियों की आवाजें जिन्होंने अपनी जिंदगी में खुद से, घर से और हालातों से सवाल पूछे और आज हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो आज के स्टोरी में हमारी जो चैंपियन है, उन्हें भी समाज ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। तो सुनिए अंजलि का संघर्ष भरा सफर उन्हीं की आवाज में। मेरा नाम अंजलि है और मैं अभी जेएनयू से एमएससी इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कर रही हूँ। मैं ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पे एजुकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था लड़कियों के लिए। फाइनेंस एक चैलेंज था ही, पर एक सोसाइटल बैरियर भी था। तो स्टार्टिंग में फैमिली का सपोर्ट थोड़ा कम था, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं पढ़ाई थोड़ा बहुत करूँ और घर का काम भी करूँ थोड़ा बहुत। तो कभी कभी मम्मी से ये भी सुनने को मिला कि हाँ बस पढ़ के वकील ही बन जाएगी क्या। तो इस तरीके से कमेंट्स सुनने को मिले हैं। और गवर्नमेंट स्कूल में हुई है प्राइमरी एजुकेशन के बाद। गवर्नमेंट जब मैं थी तो 6th में मैंने मेंसा का एग्जाम दिया था। तो वहाँ से 6th में मेंसा क्लियर करने के बाद मुझे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा गया, विच इज विद्या स्कूल। तो वहाँ पे एक ट्रांजिशन आया, क्योंकि मैं इससे पहले हिंदी मीडियम में पढ़ रही थी और अभी इंग्लिश मीडियम में मेरी एजुकेशन होने वाली थी। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरा वहाँ पे फर्स्ट ईयर, बट वहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए दिया करते थे और मुझे बोलते कि जितना भी समझ आ रहा है तुम्हें लिखो। तो इस वजह से मेरी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव होती गई और फिर मैंने 10th में स्कूल टॉप किया। फिर जब बात आती स्ट्रीम कौन सा चूज करने की, तो वहाँ पे मेरा था कि मुझे साइंस लेना है, बट मेरी क्लास से किसी भी लड़की ने साइंस नहीं लिया था और साइंस में मैं एक अकेली लड़की थी। तो मेरी क्लास के लड़कों ने बहुत ट्राई किया कि मैं साइंस छोड़ के या तो आर्ट्स या कॉमर्स में चले जाऊँ, क्योंकि उनको चाहिए था कि हमारा पूरा साइंस वाला क्लास सिर्फ लड़कों से भरा हुआ हो, एक भी लड़की ना हो। तो उनको ये बात खल रही थी कि एक लड़की क्यों
इसको भी दो आर्ट्स या कॉमर्स में। तो उन्होंने पूरा ट्राई किया, बोलते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा साइंस, लड़कियां मैथ्स भी रटती हैं, वो सब कुछ रट के करती है और साइंस के कॉन्सेप्ट समझना लड़कियों के बस की बात नहीं है। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स सुनने को मिले, पर मेरा था कि मैं तो करूंगी साइंस ही, मुझे आर्ट्स या कॉमर्स में जाना नहीं है। तो फिर वहाँ से फिर मैंने साइंस में अच्छा परफॉर्म किया। 12th के बाद DU में एडमिशन लिया मैंने, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन लाइफ साइंसेस में की। उसके बाद अभी मैं मास्टर्स इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कर रही हूँ JNU से। फाइनेंस हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा था, बट क्योंकि इतने सारे मतलब मुझे सपोर्ट्स मिले जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई। पहले मेंसा आया, फिर विद्या स्कूल आया, फिर विद्या स्कूल के बाद कर्म फेलोशिप आया, जहाँ से मुझे पूरी कॉलेज फी वगैरह सब फंड की गई और इंडस्ट्री में जॉब के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए होती है वो वहाँ कर्म फेलोशिप में सीखा मैंने। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप मुझे सपोर्ट मिलता गया जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई। तो अगर ये सपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। तो इन हर सपोर्ट सिस्टम का एक अलग अलग रोल, अलग अलग फेज में रहा है मेरी लाइफ में। बिकॉज क्लास में कुछ भी पढ़ाया जा रहा था, सब कुछ इंग्लिश मीडियम में था, मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि मुझे पढ़ना है, बट मुझे समझ तो आ नहीं रहा कि क्या पढ़ाया जाए, तो मैं कैसे करती। तो इंग्लिश समझना वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक नेसेसिटी थी। तो ये मोटिवेशन था। और इम्प्रूव मैंने स्टोरी बुक्स पढ़ के और उसी जो भी मैं पढ़ती थी, जो भी मुझे समझ आया, उसकी समरी लिखती जाती थी मैं। तो ऐसे पूरा 1 साल तक किया मैंने और फिर टाइम के साथ इम्प्रूव हो गया। गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन का मतलब ही नहीं पता था मुझे कि एजुकेशन होता क्या है। गवर्नमेंट स्कूल में तो टीचर्स पढ़ाते ही नहीं है, बस आते हैं क्लास में बैठ जाएंगे, थोड़ी देर अटेंडेंस वगैरह लेते हैं, उसके बाद जाके एक क्लास के बाहर एक टीचर की ग्रुप बनी होती है, वहाँ पे जाके बातें कर रहे थे, पढ़ाते तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं जब विद्या स्कूल में आई थ्रू मेंसा, वहाँ पे मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे पता लगा कि एक्चुअली में क्लासेस लगती कैसे, टीचर्स पढ़ाते भी हैं और होमवर्क भी मिलते हैं और प्रोजेक्ट्स भी करने को मिलते हैं। ये सब मुझे पहले बिल्कुल नहीं पता था क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में इतना कुछ नहीं होता है। ग्रेजुएशन के टाइम पे मुझे कर्म फेलोशिप ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने पूरी मेरी फाइनेंशियली हेल्प की और स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप्स भी होते थे, तो वो सारे मैंने अटेंड किए। तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला और ऐसे ही फिर जर्नी अभी मास्टर्स में चलती है। 10th में जब मैं आई थी तो मेरा ये था कि मुझे तो 90% स्कोर करना है, क्योंकि पता था कि मेरी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है कि वो मेरी एजुकेशन सपोर्ट कर पाएंगे। तो मुझे ये था कि स्कॉलरशिप तो चाहिए ही चाहिए, उसके लिए मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे। स्कूल में ही हमारी प्रिंसिपल मैम ने हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी ऑर्गेनाइज की थी। लाइक इवन जैसे 7 to 2 स्कूल होता था, उसके बाद भी एक्स्ट्रा क्लासेस होती है हमारी, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी मेरे अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। और घर पे भी मैं पहले, जैसे पापा जॉब पे जाते हैं तो सुबह जल्दी उनको निकलना होता है, तो रात में मेरे घर में 10 बजे तक सब लोग सो जाते हैं, तो लाइट्स ऑफ हो जाती है। तो ये सिस्टम है कि लाइट 10 बजे ऑफ हो जाएंगी, 10 बजे तक तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ लो, 10 बजे के बाद नहीं पढ़ना है, अब नेक्स्ट डे पढ़ना। तो उस वक्त मेरा ये था कि मैं पढ़ रही थी, बट मेरा होमवर्क या जो भी सिलेबस का मुझे कवर करना होता था एक दिन में, वो कम्प्लीटली नहीं हो पाता था। तो उस मोमेंट पर मैं थोड़ा सा ऐसे करती थी कि नहीं मुझे थोड़ी देर और पढ़ने दो, थोड़ी देर और लाइट ऑन रखने दो, ऐसे करके। फिर धीरे धीरे जब देखा कि कंसिस्टेंट मैं रह रही हूँ और मैं पढ़ रही हूँ, तो मम्मी ने भी मेरे साथ फिर रात को थोड़ी देर ऐसे जागना शुरू कर दिया कि सब लोग सो जाएंगे तो ये भी साथ में सो जाएगी, तो इससे थोड़ी देर इसके साथ जग जाती हूँ तो ये पढ़ लेगी थोड़ा और। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे सपोर्ट बनना शुरू हुआ था। JNU में आते वक्त मैंने ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। इसलिए भी एग्जाम्स होते हैं, CUET, GATE, GAT भी, काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं मास्टर्स के लिए। तो जितने भी थे मैंने सारे एग्जाम्स दिए थे। तो 1 साल प्रिपेयर किया मास्टर्स एंट्रेंस के लिए, उसके बाद एग्जाम दिया और फिर CUET क्लियर हो गया एंड JNU में एडमिशन मिल गया। मैं अप डाउन कर सकती हूँ घर से यूनिवर्सिटी तक, बट वही है कि यूनिवर्सिटी में फ्रीडम है मेरे पास कि मैं चाहूँ तो पूरी रात पढ़ सकती हूँ यहाँ पे अपने रूम में या चाहे लाइब्रेरी में। लेकिन घर पे वो फ्रीडम नहीं है। घर पे वो एक कंस्ट्रेंट आ जाता है कि आपको थोड़ा बहुत एक तो काम करना पड़ता है, मम्मी की हेल्प करानी होती है, और उसके बाद भी मैं पूरी रात पढ़ नहीं सकती, लाइट्स ऑफ करना होता है क्योंकि पापा को सुबह जल्दी उठना है, तो उनकी नींद पूरी नहीं होगी। तो ये सारी कंस्ट्रेंट है, इसकी वजह से मैंने हॉस्टल ले लिया और हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। पहली लड़की हूँ अपने पूरे खानदान में जो बाहर पढ़ने निकली है और अभी घर से अलग रह रही है। तो उनका थोड़ा सा ये होता है कि पापा को कॉल करके कभी कभी बोलते हैं कि ध्यान रखा करो, दूर रहती है तो कॉल करके पूछा करो कहीं बाहर तो नहीं घूमती रहती है, कहीं और तो नहीं जाती है, कुछ और तो नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और फैमिली में आई गेस थोड़ा सा ये भी है कि हाँ अब टाइम हो गया है शादी करने का, तो ये भी थोड़ा सा प्रेशर है। रिलेटिव्स ही बोलते हैं, बट वो थोड़ा सा फिर पेरेंट्स से भी दिख जाता है। हमारे यहाँ पे किसी लड़की ने आज 10th के बाद पढ़ाई की नहीं है, तो 10th तक कर लिया तो बहुत हो गया, 10th तक ही पढ़ना था। मैं फर्स्ट हूँ जो अभी यहाँ पे मास्टर्स कर रही हूँ, तो उनको अब भी ये है और ये कॉमेंट सुनने को मिलता है कि अरे अब तो मास्टर्स कर रही है, बस मास्टर्स खत्म होने के बाद अब सेटल हो जाना और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी मैं MSc कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में कर रही हूँ, जिसमें ड्रग डिजाइनिंग वगैरह, जीनोम डेटा एनालिसिस, ये सब करती हूँ मैं। फ्यूचर प्लान मेरा 2 ऑप्शन है, या तो मैं
इंडस्ट्री ज्वाइन करूंगी या तो मैं पीएचडी करूंगी। खुशी तो बहुत होती है क्योंकि जब मैंने ग्रेजुएशन किया था और कर्म फेलोशिप में मेरा कॉन्वोकेशन था तो वहाँ पे पेरेंट्स को भी इनवाइट किया गया था, तो मैं फिर पापा और मम्मी दोनों को लेकर गई थी। तो वहाँ पे जब कर्म फेलोशिप कंप्लीट करने पे मुझे जो डिग्री मिल रही थी वो देख के मेरी मम्मी ऐसे बिल्कुल रो रही थी कि कोई पहला इंसान है जो हमारी फैमिली में इतना आगे पहुंच रहा है। और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर पाऊंगी, बट उस दिन मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा था और फेलोशिप भी कंप्लीट हो रही थी साथ में, तो बहुत इमोशनल थे और वो प्राउड मोमेंट दिख रहा था मुझे उनकी आंखों में। मेरे पर्सनल ओपिनियन भी है कि मुझे जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहाँ पे मूव कर जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, पेरेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि मैं दूसरी सिटी में मूव क्यों कर रही हूँ, दिल्ली में ही जॉब कर लो, ऐसा बोलेंगे। डेफिनेटली पार्टनर सपोर्टिव तो होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ तक आई हूँ स्ट्रगल करके और कोई मेरे रास्ते में सडनली आके बोले कि अब तुम्हारा जर्नी यहीं पे खत्म हो जाता है, तो एकदम से मुझे ऐसी फील आई मेरी लाइफ वहीं पे एंड हो गई है। इसलिए ना बोल दूंगी उस रिश्ते को, क्योंकि जो आपके जर्नी के साथ कंपैटिबल ही नहीं है तो आपको ही हार्म पहुंचाएगा और आपकी जर्नी में आपको ग्रो करने से रोकेगा। तो इसलिए उन रिश्तों को वहीं पे एंड कर देना चाहिए जो आपकी ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफ अभी आगे और चलेगी और हमें और ऊपर पहुंचते ही जाना है। साइंस लेने का इंस्पिरेशन मुझे सीआईडी से आया। इट्स फनी बट मैं सीआईडी देखती थी उस मोमेंट पे और वहाँ पे डॉक्टर शालुके के ऐसे एक्सपेरिमेंट देखती थी मैं, तो वहाँ से आइडिया आया था डॉक्टर बनने का। और फिर मैंने फिगर आउट किया कि अच्छा साइंस लेकर डॉक्टर बनते हैं, तो वहाँ से मैंने डॉक्टर बनने का डिसाइड किया। फिर मैंने नीट का एग्जाम दिया बट इवेंचुअली नहीं हुआ। और फिर जब मैं डीयू में एडमिशन ले चुकी थी, क्योंकि मुझे कर्म फेलोशिप चाहिए था अपनी ग्रेजुएशन के लिए और फेलोशिप के लिए मुझे डीयू में एडमिशन लेना कंपल्सरी था, तो इस वजह से मैंने डीयू में एडमिशन ले लिया। और जब फर्स्ट ईयर में थी तब मैंने DRDO ज्वाइन किया था। DRDO 1 वीक के लिए, वहाँ कोई मेडिसिन बनी थी, उसका टेस्ट चल रहा था माउस पे। तो वहाँ पे मेरे को ऐसे बोला गया कि चूहे की आँख की नसों में इंजेक्शन देना है तुम्हें। तो वहाँ पे एकदम से हाथ कांपने लगा मेरे का, ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे। तो उस मोमेंट पे रियलाइज हो गया कि अब नीट तो नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर बनने लायक हूँ नहीं मैं, इतना स्ट्रेंथ नहीं है अंदर कि मैं डॉक्टर बन पाऊंगी। तो वहाँ पे मैंने वो नीट वाला ड्रीम स्टॉप कर दिया वहीं पे। उसके बाद जब मैं सेकेंड ईयर में आई तो मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन किया था CSI और IGIB में। तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि अच्छा बायोइन्फॉर्मेटिक्स जैसी फील्ड भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे मैं बायो और मैथ्स दोनों यूज कर सकती हूँ। तो फिर मैंने इंडिया में ही कॉलेजेस देखने शुरू किए कि मैं कैसे इस फील्ड में स्विच कर सकती हूँ लाइफ साइंसेज से बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। तो फिर मुझे JNU, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी और BHU, सिर्फ ये 3 यूनिवर्सिटीज मिली मुझे ऑल ओवर द इंडिया जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड ये वाला कोर्स ऑफर कर रही थी। एक और 4th यूनिवर्सिटी है IBAB, वो बैंगलोर में है, बट वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो इन चारों जगहों पे मैंने अप्लाई कर दिया, एग्जाम दे दिया, तो मुझे चारों जगह से ऑफर लेटर आ गया, चारों जगह पे सिलेक्शन हो गया था। फिर JNU ज्वाइन किया। जॉब प्रॉस्पेक्ट्स रिसर्च फील्ड में है और इंडस्ट्री की बात करूँ तो जैसे ड्रग डिजाइनिंग होती है, मतलब जहाँ पे मेडिसिन बनते हैं, मेडिसिन बनने से पहले उनको डिजाइन किया जाता है कि बॉडी में कैसे एक्ट करेंगी, बॉडी में जाके कौन से बॉडी पार्ट को टारगेट करेंगी, कितना अमाउंट चाहिए होगा। इन सारी फील्ड में जो जॉब है वहाँ पे मेरा ऑप्शन ओपन है। उसके अलावा अभी पब्लिक हेल्थ में हो गया या हॉस्पिटल्स में जैसे पेशेंट्स पे स्टडीज हो रही होती है किसी भी डिजीज को लेके, तो वहाँ पे हो गया। और जैसे कि हमारे जेनेटिक डिजीज होती हैं तो वो कैसे स्प्रेड हो रही है, तो उन डिजीज की स्टडीज हो गई। ये सारी चीजों में जॉब ऑप्शंस हैं। दोस्तों, हो सकता है आपके आसपास भी कई सारी ऐसी अंजलि सिंह हो जो हर दिन आगे बढ़ने का सपना देख रही हो, पर उसके सामने रुकावटों की दीवार खड़ी हो रही है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ जानबूझकर खड़ी कर दी जा रही है। कभी कहा जाता है लड़की होकर इतना पढ़कर क्या करोगी, पढ़ाई बहुत कठिन होती है, बहुत लंबी चलती है, या तो पढ़ाई कर पाओगी या फिर घर संभाल पाओगी। अगर साइंस लोगी तो नंबर कम आएंगे, फिर अच्छा रिजल्ट नहीं बन पाएगा। ऐसे ही न जाने कितनी चुनौतियाँ आती हैं। लेकिन सोचिए, अगर इस अंजलि ने हार मान ली होती तो क्या वो आज JNU में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रही होती? लेकिन जरूरी नहीं कि हर अंजलि वैसे ही हिम्मत दिखा पाए। हर लड़की के पास कोई साधन, कोई सहारा हो, ये जरूरी तो नहीं। इसीलिए जिम्मेदारी हमारी है। हम एक समाज के तौर पर, एक बहन के तौर पर, एक बेटी के तौर पर, एक माँ के तौर पर, एक दोस्त के तौर पर हर अंजलि का साथ दे सकते हैं, क्योंकि जब आप साथ देते हैं तो अंजलि विनीता बन जाती है। जी हाँ, विनीता, जिसने स्कूल के दिनों से ही साइंस में रुचि दिखाई थी और आज वो एक AI स्पेशलिस्ट है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट। अब सोचिए, AI
एक ऐसी तकनीक जो दुनिया में अभी नई नई ही आ रखी है, पर विनीता ने इसी में खुद को एक्सपर्ट बना लिया। आखिर ये कैसे? किसने उसका साथ दिया होगा? क्या उसने अकेले ही सब कुछ कर दिखाया? जी हाँ, विनीता के पास प्रतिभा तो पहले से ही थी, लेकिन उसे मुकाम जल्दी हासिल हुआ उसके परिवार के सहयोग के कारण, क्योंकि उसके परिवार ने समाज की बात ना मानकर अपनी बेटी को आगे बढ़ाने की सोची। हालांकि विनीता पहले डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो डॉक्टर नहीं बन सकी। पर विनीता ने यहाँ हार नहीं मानी। उसने अपने सपने को साकार करने के लिए अलग अलग रास्ते चुनना शुरू किया और यही उसकी तरक्की की वजह बनी। विनीता ने अलग अलग फील्ड को देखा और जाना कि साइंस में रहकर भी वो कैसे अपने सपने पूरे करते हुए एक अलग जॉब भी कर सकती है, और शादी के बाद कैसे कंटिन्यू किया। जानिए विनीता जी की आवाज में। हाय, मेरा नाम विनीता है और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट हूँ और मैं लंदन में काम करती हूँ और मैं वैसे हरियाणा इंडिया की हूँ रहने वाली। मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में थे, तो उसकी वजह से केंद्रीय विद्यालय उसमें मेरी स्कूलिंग हुई है। और एक स्कूल नहीं, मैंने 3-4 स्कूल से पढ़ा है, क्योंकि फादर एयरफोर्स में थे तो वो ट्रांसफर होता रहता था 5 साल में उनका, तो मेरा स्कूल बार बार चेंज ही होता रहता था विद इन 2 ईयर और समटाइम्स 5 ईयर्स। वो चैलेंजिंग तो हमेशा से रहा है, क्योंकि इतने सारे स्टेट्स हैं, अगर तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो कल्चर पूरा चेंज हो जाता है सेटल। बट हाँ, शुरू के 2-4 महीना तो बहुत चैलेंजिंग होता है। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाऊंगी ये कभी सोचा नहीं था, बट हाँ, मुझे साइंस शुरू से ही लेनी थी। ऐसा मैंने कभी ऑप्शन दूसरा रखा ही नहीं था अपनी लाइफ में, क्योंकि बचपन से ही मेरे पापा मुझे मैथ्स और साइंस इस एरिया में ज्यादा पढ़ाते हुए आए हैं, तो वो फैंसी बुक्स भी आती हैं, स्टार मून ये सब से रिलेटेड। सो बचपन से ही मुझे लगता है कि मैं मैथ्स और साइंस के एरिया में ज़्यादा रही हूँ, तो मेरा ध्यान कभी दूसरे एरियाज में उतना गया नहीं। मुझे शुरू में डॉक्टर बनना था, बाद में मैंने और चीज़ें एक्सप्लोर की, तो मुझे इंजीनियरिंग लाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट आया, फिर मैं उधर चली गई। जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, उससे पहले मैंने मार्केट देखा कि मुझे कहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। एट द एंड हमें सक्सेसफुल होना है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसा। तो मुझे लगा कि यहाँ पे मैं ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, बिकॉज मैथ्स मेरा हमेशा से फेवरेट रहा था। तो मुझे लगा कि टेक्नोलॉजी इन आईटी इस मैथ्स ज़्यादा है उसमें, तो इसलिए मैंने उस तरफ अपना टर्न कर लिया। और भी डिफरेंट पर्सनल रीजन से ड्यू टू फाइनेंस मैं मेडिकल एरिया में नहीं जा पाई, तो मुझे मेरे पेरेंट्स पे भी बर्डन नहीं बनना था, तो आई हैड दिस ऑप्शन कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, बिकॉज इंडिया में मेडिकल जो है वो ज़्यादा कॉस्टली होती है और इंजीनियरिंग कम होती है कंपैरेटिवली। तो मेरे दोनों ही फेवरेट थे, तो मैंने ये वाला रास्ता चूज किया। अभी मैंने मास्टर्स किया है, तो उसमें मैंने अपना पूरा ही करियर चेंज कर लिया। अपनी करियर को बोले तो रिस्क लिया है मैंने, बिकॉज मैं पिछले 7 साल से डिफरेंट एरिया में थी, आईटी में ही, बट अभी मैंने पूरा करियर चेंज कर लिया। जब मैंने इंजीनियरिंग लिया था तब मेरे फादर थोड़े से इस बात के लिए सैड थे कि मैं वो नहीं कर पा रही जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। मुझे मेडिकल में जाना था फाइनेंसिस की वजह से, और मेरे फादर जो हैं वो एक सीरियस डिसीज से सफ़र कर रहे थे, तो उसकी वजह से वो फाइनेंस देख रहे थे कि हाँ, हमें अपना फ्यूचर के लिए बैकअप रखना है। मैंने उनको मेक श्योर किया कि कोई बात नहीं, कोई लाइन बेकार नहीं होती है, और मुझे जितना बायोलॉजी में इंटरेस्ट था उतना ही मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो ये मैं मैथ्स की तरफ जा रही हूँ। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग की लाइन पकड़ ली, फिर मैंने पढ़ाई किया। तो मेरे फादर को भी थोड़ा इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट था, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, तो मैं जब उनसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बातें करती थी तो वो थोड़ा बहुत रिलेट कर पाते थे। तो धीरे धीरे उन्हें अच्छा लगने लग गया कि हाँ, ये डिफरेंट एरिया ये भी अच्छा है। और मेरे फादर ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं थे, बट उन्होंने मुझे खुद पढ़ के रात को फिर खुद मुझे पढ़ाया। मम्मी ने मुझे इमोशनल सपोर्ट दिया। फैमिली से मुझे पूरा 100% सपोर्ट मिला है। इंजीनियरिंग में ऐसा बोला जाता है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज द टफेस्ट ब्रांच। आई हैव टेकन दैट एज अ चैलेंज कि मुझे ये करना है क्योंकि ये टफ है, लेट्स सी इसमें होता क्या है। एंड दूसरा रीजन इलेक्ट्रिकल लेने का कि उसमें भी तुम अपने एरियाज करियर के खोल देते हो। कि इंजीनियरिंग में क्या होता है, अगर कोई
स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस ले रहा है वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस एरिया में जा सकता है, वो कोई कोर ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में नहीं जा सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल लेता है वो सारे एरियाज को कवर कर सकता है व्हेन इट कम्स टू द करियर। तो इसलिए मैंने वही लिया और यही सोच के मैंने अपनी 11th-12th में भी मैथ्स एंड बायोलॉजी लिया। बल्कि मुझे बोला था सबने कि डिफिकल्ट होगा, नहीं कर पाएगी, मैथ्स और बायोलॉजी एक साथ लेना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए मैंने वहाँ पे भी अपने लाइक करियर ऑप्शंस हमेशा खुले रखे कि इफ नॉट दिस मैं इसमें जा सकती हूँ। एक चीज में लिमिटेड नहीं रखना चाहती थी। एंड अभी जैसे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में काम कर रही हूँ, ये तो ऐसा है जिसमें वुमेन्स बहुत ही कम है और इसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत पुश दिया कि यस यू कैन डू इट। बिकॉज मैं जब हमेशा से सुनती हुई आ रही हूँ कि व्हेन इट कम्स टू द कंप्यूटर तो लड़कों के कमेंट या फिर सोसाइटी के कमेंट आते हैं, अरे लड़की कैसे करेगी। लड़की जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर या फिर कोडिंग के लिए नहीं बनी होती है। फील हो जाता है व्हेन तुम 10 लोगों के बीच में बैठते हो और उनकी डिस्कशंस होती हैं। तो हमेशा से मेल डोमिनेंस ही रहा है कि टेक्नोलॉजी है। तो मुझे लग रहा है उसने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत पुश किया है कि तुम मैथ्स में अच्छी हो, तुम्हें डर किस बात का है। बैठ के पूछा है कि व्हाट इज स्टॉपिंग यू, तुझे सब तो आता है। बट एक सोसाइटल प्रेशर, एक मुझे लग रहा है इसकी वजह से वुमेन्स या मैंने भी खुद ने भी अपने आप को ऐसा किया है कि नहीं हो पाएगा। बट हाँ, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर ने मुझे इस चीज में पुश दिया है कि यस यू कैन डू इट, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकती हो। मैंने शादी की उससे पहले भी जब मैं देख रही थी कि कैसा आइडियल लड़का मेरे लिए होगा, तो मैंने हमेशा इक्वलिटी रखी है। मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि लड़की आगे जाए, बट ये सोचती हूँ लड़कियां इक्वल रहें लड़के के साथ। वो जितना काम कर रहा है मैं भी उतना करूंगी, घर का काम है वो भी उतना करेगा, मैं भी करूंगी। तो हमेशा से मेरा था कि अगर उसने मुझे थोड़ा भी फील हुआ कि मैं जॉब नहीं कर सकती तो मैं मना कर देती। मेरा पहले से ही ये फिल्टर था कि जॉब इज द मस्ट, क्योंकि जॉब इट्स नॉट जस्ट कि मुझे पैसे के लिए करना है, वो एक इंडिपेंडेंट भी बनाता है वुमेन को। एंड आज के सोसाइटी में आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आफ्टर शादी मुझे तो पूरा सपोर्ट मिला। आई वुड से कि मैं लकी हूँ या फिर दिस इज हाउ, ऐसा ही होना चाहिए। कि जब मेरा रिश्ता हुआ था, मुझे लगता है मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो मुझे मुझसे ज्यादा पुश करते हैं जॉब करने के लिए। बिकॉज वो ही इज द काइंड ऑफ पर्सन, उन्हें पसंद नहीं है कि लड़का हो या लड़की हो या बहू हो, कोई भी हो, वो घर में बैठे। ही वांट्स कि सब पढ़ाई करें और जॉब करें। जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने ऑफिसेस में कि रेशियो जो है लड़कियों का बहुत कम है। अगर मैं अपना बताऊं, मैं पहले जिस कंपनी में यहाँ पे काम कर रही थी मास्टर्स करने से पहले, वहाँ पे हमारी 6 लोगों की टीम थी एंड आई वाज द ओनली पर्सन जो लड़की थी। तो ये रेशियो बहुत छोटा रहता है जहाँ भी मैंने ऑब्जर्व किया है, बट मेरी टीम में कुछ ज्यादा ही डिफरेंस था यहाँ पे। अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे बोलूँ तो मेरे फैमिली में भी मुझे लगता है मैं पहली इंसान हूँ जो टेक्नोलॉजी में आगे गई है और किसी ने किया नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मुझे लगता है एक माइंडसेट रहता है, लोगों को डर लगता है कि साइंस नहीं लेनी चाहिए, लोगों को बहुत कंफ्यूजन लगता है और एक ऐसा भी माइंडसेट बन गया है कि ये हार्ड है। मुझे लगता है कि आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कि एक बराबर लेवल पे टफ है। डिपेंड्स कि तुम्हें किस में इंटरेस्ट है। मुझे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना था मास्टर्स के लिए, तब भी मुझे बोला जाता था कि डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत टफ होगा क्योंकि तुमने उस एरिया में कभी काम नहीं किया। बट हाँ, मुझे बस एक चैलेंज लेना था कि हाँ, ऐसा क्या है कि मैं नहीं कर सकती। तो विद द सपोर्ट ऑफ माय हस्बैंड तो मैं ये कर पाई। तो मैंने जब बैचलर्स किया था, डिफेंस कोटा मुझे मिला था, जो कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने के बाद मैं उसके लिए एलिजिबल थी। तो हाँ, उसमें मुझे फाइनेंशियली काफी हेल्प मिली थी। मास्टर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था, उसमें मुझे कोई सक्सेस मिल नहीं पाई स्कॉलरशिप वगैरह की उसमें, बिकॉज उसमें कुछ क्राइटेरिया रहता है कि तुम्हारा मिनिमम इनकम इतना रहना चाहिए, तो उसमें मैं फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो मुझे स्कॉलरशिप तो नहीं मिला, बट मेरा था कि मुझे खुद के पैसे से पढ़ना है। तो इसके लिए मैंने पहले 1 साल यहाँ पे जॉब की एंड मैंने पैसे इकट्ठे किए एंड उसके बाद मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया। बिकॉज मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना था, मुझे खुद से करना था सारे एक्सपेंसेस, तो वो मैंने ऐसे किया।
मैं कोई ऐसे बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती एंड आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। और मेरी फैमिली मुझे लगता है कि उतना एक्सपेंसेस वो हैंडल भी नहीं कर पाती। इवेंचुअली वो लोन पे लैंड अप हो जाता और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी फैमिली या हस्बैंड जो भी है कि वो लोन ले। तो इसलिए मुझे था कि मुझे खुद से करना है। उसके लिए पहले जॉब किया एंड पैसे इकट्ठे किए। मैं इंडिया में जॉब कर रही थी पहले, आईटी में ही था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं पहले ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन बोलेंगे उसको, आईटी का ही पार्ट है वो। बट जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पे फिर मैंने जॉब स्विच किया, यहाँ पे जॉब ढूंढा उसी एरिया में, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर बोल सकते हो उसको। लेकिन मुझे यहाँ पे जॉब ढूंढना बहुत चैलेंजिंग था। मैंने कंट्री स्विच की, यहाँ लंदन आई मैं एंड तो मुझे वहाँ पे भी बहुत स्ट्रगलिंग रहा था। लगे मुझे 3-4 महीना, लाइक मैंने दिन रात मेहनत की होगी जॉब ढूंढने के लिए, ऐसे था। सो मेरा प्रोफाइल रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन था। उसमें ऐसे होता है कि जैसे हम कुछ भी काम है जो कि ऑफिस में बैठ के, लाइक कोई कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है और तुम्हें उसको ऑटोमेट करना है। जैसे कि तुम ऑफिस में कोई सॉफ्टवेयर लॉग इन करोगे, फिर उसमें जाके तुम कुछ फॉर्म फिल करोगे। और जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे मैं एक टेलीकॉम कंपनी में काम करती थी। जैसे इंडिया में वोडाफोन, एयरटेल हो गई, ऐसे ही यहाँ लंदन में वर्जिन मीडिया थी। तो उसमें अगर आपको जैसे पोर्ट कराना है अपना नंबर कि मुझे एयरटेल से वोडाफोन में स्विच करना है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, एक आदमी बैठ के लॉग इन करेगा किसी सॉफ्टवेयर में, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन डालेगा और तुम्हारा सब कुछ चेंज करेगा जो जो इन्फॉर्मेशन तुमने दी है। तो बेसिकली वो सब कुछ अपने हाथ से कर रहा है और इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो वहाँ पे मैंने ऐसे पीछे बैकग्राउंड में कोडिंग किया था उससे रिलेटेड कि ये सब काम ऑटोमेट हो जाए। और फिर वहाँ पे हम वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं, मतलब एक कंप्यूटर नहीं, जो तुमने बनाया है कोड वो 100 कंप्यूटर्स में चला सको। और बेसिकली एक बंदे का काम 100 कंप्यूटर कर दे रहे हैं 1 मिनट में। सपोज कि 100 रिक्वेस्ट आई है, नंबर चेंज करना है, एक बंदा बैठ के 100 बार उस चीज को बार बार करेगा। बट उसकी जगह अब क्या हो रहा है, वो 100 कंप्यूटर्स में अपने आप रन हो जा रहा है। तो 1 मिनट में 100 प्रोसेस हो गए इंस्टेड ऑफ 100 मिनट में 100 प्रोसेस। तो हम यहाँ पे टाइम बचा पा रहे हैं और जो भी काम जो मैनुअल करने वाला था वो ऑटोमेट कर दिया। तो उसके पीछे का जो फ्रेमवर्क बनाने का काम था कि पूरा कोडिंग पार्ट, वो मैंने बनाया था। सो ऐसे था ऑटोमेशन। डेफिनेटली बहुत खुशी हुई मुझे जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था इवन मास्टर्स का। मुझे लिटरली आंसू आ गए थे बिकॉज 1-1.5 साल पहले वो टाइम था व्हेन आई गॉट टू नो कि लाइक बहुत टफ है, नहीं कर पाएगी या नहीं हो पाएगा। मुझसे ज्यादा ये खुशी मेरे हस्बैंड और मेरे भाई को हुई, क्योंकि मेरा भाई भी अभी ही इज ऑल्सो डेटा साइंटिस्ट। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया एंड वो मुझसे बात कर रहा है फिर, क्योंकि एक टाइम था कि मैं उससे बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चंस पूछती थी कि ये कैसे होगा, बिकॉज़ वो ऑलरेडी उस एरिया में काम कर रहा है। बट अभी मुझे इस चीज़ की खुशी हुई क्योंकि मैंने उतनी मेहनत की। अब मुझे ये है कि मेरा भाई मुझसे डाउट पूछता है कि ये कैसे होगा। तो मुझे लगता है वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। दोस्तों, अभी आपने सुनी विनीता की बात। आपके आसपास भी कुछ ऐसी विनीता है तो साथ जरूर दीजिएगा उनका। आप सुन रहे हैं जागो रे सखी खास कार्यक्रम गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 FM पर, जिसे हम लेकर आए हैं यूनेस्को नई दिल्ली और यूनेस्को चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया हैदराबाद यूनिवर्सिटी के सहयोग से। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है या कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमें मैसेज करके बताइएगा। नंबर है 9958941408 यानी 9958941408। बढ़ते हैं आगे। अब मुझे नहीं पता कि क्या आपने ऑटोमेशन टेस्टर का नाम सुना है या डेटा साइंस में किसी लड़की को काम करते देखा है। तो बता दूं, हमारी अगली सखी हर्षिता इसी फील्ड में काम कर रही है। एक ऐसी फील्ड जिसके बारे में ज्यादातर लड़कियां सोचती भी नहीं, लेकिन हर्षिता ने ना सिर्फ सोचा बल्कि करके भी दिखाया। इस बीच हर्षिता का साथ किस किसने दिया, सुनिए हर्षिता जी की ही आवाज में। मेरा नाम हर्षिता है और मैंने एज अ क्वालिटी एनालिस्ट काम किया है। मैंने प्राइवेट स्कूल से अपना एजुकेशन किया था टिल 12th और फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया था। मेरे 10th में 88.4% थे
आई थिंक 60% वॉज द बेंचमार्क कि अगर आपके 60% से ऊपर आ रहे हैं दैट मीन्स यू कैन गो फॉर साइंस। एंड 60% जिनके थे उन लोगों को वो डिसाइड कर सकते थे कि उन्हें वेदर कॉमर्स लेना है या उन्हें, तो हमें हमारे फैकल्टीज या हमारे नेबर्स या हमारे पेरेंट्स या हमारे घर में कोई एल्डर हमारा कजन है, भाई बहन है, जो हमें बोलते थे कि साइंस में जाते हैं तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे, आप बीएससी भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं। एंड मैं ये उस टाइम की बात कर रही हूँ जिस टाइम पे इंजीनियरिंग का क्रेज कुछ ज्यादा ही था, एवरीबडी वांट्स टू बी एन इंजीनियर। तो इसलिए वो हमें एक सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन दिया गया था फ्रॉम आवर एल्डर, स्कूल से भी, नेबरहुड में भी, फैमिली में भी, कि आप साइंस को चूज करें एंड इंजीनियरिंग या डॉक्टर साइड आप जाएं तो वो ज्यादा बेटर है आपके करियर के लिए। मुझे पर्सनली मैथ्स बहुत पसंद थी, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। अगर मेरे पास ये ऑप्शन होता कि अकेले मैथ्स को लेके मुझे आगे बढ़ना है तो मैं शायद वो करती, बट हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि इधर आप बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री चूज करते हैं या तो फिर आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री चूज करते हैं या फिर मैथ्स एंड बायो दोनों। तो मुझे मैथ्स को ही कंटिन्यू करना था, इसलिए मैंने ये वाला स्ट्रीम चूज किया। बायो में मुझे इंटरेस्ट आता था बट उतना नहीं आता था। एज आई सेड कि मेरे कुछ मेरे कजन्स हैं जो मेडिकल फील्ड में थे एंड दे यूज्ड टू डू ऑल दैट डाइसेक्शन एंड एवरीथिंग। जब वो एज एन एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे एनिमल्स के साथ, फ्रॉग के साथ, दे स्टडी बोन्स एंड एवरीथिंग। मैं आई थिंक वो ब्लड से या उतना कंफर्टेबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने उस डायरेक्शन में ज्यादा सोचा नहीं। जैसे ही हम 10th के बाद 11th जाते हैं वो ऑल ऑफ अ सडन आपके पास ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे। तब जेई भी देना है, AIEEE भी देना है, हमारे स्टेट में पीईटी चल रहा है वो भी देना है। तो एक कोचिंग क्लासेस का बहुत ज्यादा एक होड़ होती है, वो हो गई थी। कुछ लोगों का रहता था आप कोटा जाके पढ़िए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई हैव सीन पीपल जो कह रहे यार वो कोटा गया है तो उसका हो जाएगा, हम नहीं गए तो हमारा नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट करती हैं और हैम्पर करती हैं, क्योंकि हम समहाउ अपने अंदर से कॉन्फिडेंस लूज कर देते कि हम अच्छी कोचिंग में नहीं जा रहे हैं या कोई ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहे हैं तो मतलब हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। 11th में मुझे इस चीज़ की दिक्कत आई थी, बट बाय द टाइम मैं 12th में पहुंची आई रियलाइज कि पढ़ना मेरे लिए खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि मुझे जिन फैकल्टी से पढ़ना है मुझे उनका समझ में आना चाहिए, भले ही वो कोई ब्रांड नेम ना हो। आफ्टर 11th फैकल्टी उतना ज़्यादा स्कूल में ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज दे नो हर कोई कोचिंग जा रहा है, हर किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑफकोर्स। तो दे आर लाइक यू आर गोइंग टू स्टडी इट इन कोचिंग। फिर स्कूल पे उतना ज्यादा पढ़ाई का वो होता नहीं, हर कोई कोचिंग को ही प्रेफरेंस दे रहा होता है, जो कि मुझे लगता है गलत है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, एज आई सेड कि मुझे मैथ्स पसंद था तो मैंने ये तो सोच लिया था कि ठीक है मुझे 12th तक करना है, बट उसके आगे का आई हैड नो आइडिया। तो मैंने अपने फादर से सजेशन लिया था एंड आई वाज लाइक कि मुझे इसके आगे क्या करना है। एंड हाँ, एक माइंडसेट था, आप वो उस टाइम पे कह सकते हैं कि हर किसी को उस टाइम पे इंजीनियरिंग करनी थी। इट वाज बाढ़ आई थी इंजीनियरिंग की, तो मेरे दिमाग में भी ये आ गया था कि हाँ इंजीनियरिंग करनी है, बट किस में करनी है, क्योंकि मुझे उतने सारे जो उनकी फील्ड्स अवेलेबल हैं, जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जाना है, इलेक्ट्रिकल जाना है, मैकेनिकल जाना है, सिविल, IT, CS, अब तो और भी आ गए हैं AI एंड साइबर सिक्योरिटी एज वेल। उस टाइम पे यही मेजर थे, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मेरे फादर ने मुझसे बोला कि तुम बैठ के सोचो कि तुम्हें किस फील्ड में इंटरेस्ट है, और मुझे नहीं समझ में आया, बिकॉज वो सब मेरे लिए एक सा था, नो मैटर मैं किस में जाऊं। तो उन्होंने अपने किसी फ्रेंड वगैरह से बात करी एंड जिनके बच्चे ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रहे थे कि फ्यूचर किन टेक्नोलॉजीज में है और कैसा है। तो फिर उस हिसाब से उन्होंने मुझे 2-3 सजेशन दिए कि CS, IT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये टॉप ब्रांचेस थी जो आपको किसी कॉलेज में मिलती हैं। तो जब मैंने अपने फॉर्म भरे तो मैंने ये 3 मेंशन करी और आपको आपकी रैंकिंग के बेसिस पे वो मिल जाती हैं। तो मुझे फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मिली थी। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, तब तक तो मैं अपनी होम टाउन में ही थी, मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ। बट जैसे ही मैं जॉब के लिए जाने लगी, लोगों ने मुझे डायरेक्टली नहीं कहा बट मेरे पेरेंट्स को कहा कि यार आप ऐसे कैसे भेज रहे हो, इतनी दूर भेज रहे हो, कौन ध्यान देगा, ऐसे कैसे आप अकेली लड़की को बाहर भेज सकते हो। ऑब्वियसली लड़का होता तो वो संभाल भी लेता, अनजान शहर में किसी को जानते नहीं हो, सिक्योरिटी का क्या होगा, कहीं वो गलत संगति में ना आ जाए, गलत चाल चलन में ना आ जाए। तो ये बहुत कॉमन है हमारे लिए सुना, मुझे लगता है ये आज भी हम सुनते हैं। वो हमारे पेरेंट्स पे होता है कि वो उसको कैसे रिएक्ट करते हैं। मेरे पेरेंट्स समझदार थे, पढ़े लिखे हैं, दे रियलाइज कि ये फालतू की बातें हैं, इन पे ध्यान नहीं देना है। बट अनफॉर्चुनेटली हर कोई ऐसा नहीं होता है, कुछ पेरेंट्स ये बहकावे में आ भी जाते हैं और वो फिर कहीं ना कहीं अपने बच्चों को रोक भी देते हैं।
कि अगर वो समझते हैं कि ये तो बोलते रहेंगे, मुझे मेरे बच्चे का भविष्य देखना है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। वहीं एट द सेम टाइम अगर समाज की बातों में आ जाते हैं कि यार लड़की को भेज रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली दिक्कत है, क्योंकि अगर वही आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, कन्विंस नहीं होंगे, तो फिर आप दूसरे का क्या ही करोगे। फिर मेरी शादी हुई। शादी के टाइम पे इट वाज ऑल क्लियर कि हाँ मुझे आगे जॉब करनी है, विच इज फाइन एज ऑफ नाउ। ऑब्वियसली जब आप जॉब के साथ घर मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, एंड स्पेशली इंडिया के बाहर तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है, बिकॉज आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं, सब करने पड़ते हैं। बट वो टाइम के साथ आई थिंक बैलेंस आ जाता है, हम सीख जाते हैं। एंड आई थिंक इन केस ऑफ माई इन लॉज या हस्बैंड, मुझे ये दिक्कत कभी नहीं आई कि नहीं तुम्हें जॉब नहीं करना है या कुछ नहीं करना है। दे वर ऑल वेरी सपोर्टिव कि हाँ तुम जॉब करो, पढ़ो या वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, इट्स फाइन। सो आई थिंक आई एम प्रिटी हैप्पी इन दैट एरिया। अभी मेरी शादी को ही 2 साल कंप्लीट हुए हैं, तो अभी मेरे इन लॉज बोलते हैं कि तुम अपना जॉब पे फोकस करो, अभी हमारे बीच में बेबी का कोई बात नहीं है। अगर मैं वर्क वाइज बोलूँ तो ही यूज्ड टू टेल मी, लाइक हम सेम ही फील्ड को बिलोंग करते हैं, तो ही गाइडेड मी अलॉट कि तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए या इस तरीके से काम करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे उस डायरेक्शन में काफी सपोर्ट किया है। अब मैं घर से काम करती थी और उन्हें ऑफिस जाना पड़ता था, तो घर के काम में भी व्हेनेवर ही कैन ही यूज्ड टू सपोर्ट मी, कि कभी बर्तन धोने में सपोर्ट कर दिया या तो फिर कभी खाना बनाने में सपोर्ट कर दिया, तो उसमें भी वो कर देते हैं। हालांकि उनके पास अपने खुद के काम रहते हैं और उन्हें ऑफिस जाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट व्हेनेवर ही कैन वो मुझे सपोर्ट कर देता है। अक्सर समाज का मानना है कि शादी के बाद तो जॉब छूट ही जाएगी, लेकिन विनीता और हर्षिता की बातें सुनकर पता चला कि ये जरूरी नहीं है। अगर हम चाहे तो एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां ऐसी कई हर्षिता और कई विनीता सुखपूर्वक रह पाए, अपनी तरक्की कर पाए, अपना काम बिना किसी दिक्कत के कर पाए। दोस्तों, हम अक्सर बड़े बड़े मंचों पर बहस करते हैं कि लड़कियां स्टेम में क्यों नहीं हैं, पर क्या कभी हमने स्कूल या कॉलेज के बच्चों से पूछा कि इस बारे में वो क्या सोचते हैं? क्या टीनेज के बच्चों से पूछा कि उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं? मैं 11th में कॉमर्स लेना चाहती हूँ, मैथ्स, और मैंने अकाउंटिंग और बिजनेस पढ़ा है थोड़ा बहुत, ताकि 11th में इजी हो मेरे लिए। तो मुझे ना वो सब्जेक्ट अच्छे लगे, मतलब इंटरेस्ट आया उन सब्जेक्ट्स में। जब भी मैंने चाहा कि मैं कॉमर्स लूँगी, साइंस में ना कभी मतलब एनालिसिस नहीं किया कि अच्छा है कैसा फील्ड है, अंदर गई ही नहीं। और बायो तो मुझे पसंद नहीं है, मतलब समझ ही नहीं आता है। बाकी मैं चाहूँ तो PCM ले सकती हूँ, क्योंकि मैथ्स मुझे बहुत पसंद है और फिजिक्स तो मेरा अच्छा है, बट केमिस्ट्री थोड़ा अच्छा नहीं है। बट मैं चाहती हूँ ले सकती हूँ, बट मुझे नहीं लेना है। और मेरे घर वाले भी सपोर्टिव नहीं है ऐसा कहो तो, और मेरे पापा है नहीं, मम्मा के लिए हम 3 बहन है, 1 भाई है, तो बहुत टफ है। और मैं बीच की हूँ, मतलब मेरी दीदी बड़ी हैं, वो तो आर्ट्स ले रखी है उन्होंने, वो तो साइड हो जाएंगी क्योंकि वो मामा के साथ ही रही हैं, और मैं घर में बड़ी हूँ, तो मुझे खाना वाना ये सब देखना पड़ता है। तो मैं अपनी पढ़ाई कैसे कर पाऊंगी अगर मैं लेती हूँ साइंस? तो मेरा नाम दीपांशी है और मैं 12th क्लास आर्ट्स में पढ़ती हूँ। मेरा साइंस ना लेने का ये कारण है क्योंकि मैंने ना स्टार्टिंग से हिंदी मीडियम पढ़ा है, और मैंने सुना है कि साइंस इंग्लिश मीडियम है, तो मुझे मैम टफ लगा, मुझे लगा फेल हो जाऊंगी, इसलिए आर्ट्स में आ गई। माय नेम इज़ प्रीति, आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ 12th क्लास में। मैंने साइंस इसलिए नहीं ली क्योंकि फैमिली इतना सपोर्टेड नहीं है। अभी मैं पढ़ रही हूँ 12th तक, मतलब जिद से ही पढ़ रही हूँ, तो इसलिए मैंने आर्ट्स लिया, क्योंकि मैं साइंस में पढ़ाई ज़्यादा ही होती है, अब पढ़ नहीं पाऊँगी इस चक्कर में। शादी जल्दी करना चाहता है। अभी मेरे मम्मी पापा भी पैसे नहीं देते हैं, मतलब मेरे बड़े पापा जी हैं, अभी जो भी ज़रूरत है वही पूरी करते हैं। पापा ड्रिंक करते हैं, मार पीट करते हैं, मम्मी को भी मारते हैं, ऐसा है, परेशान करते हैं, टॉर्चर कि क्यों पढ़ रही है, हम नहीं पढ़ाएंगे तुझे, बस इसी कारण नहीं। मेरे ताऊ जी मतलब बहुत ओल्ड एज हो गई है, मतलब ताऊ ज़्यादा नहीं कमा पाते, बीमारी रहता है, मेरे टीबी के पेशेंट हैं, तो जो भी अभी कर रहे हैं ना वो भी बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। स्कूल में भी फीस लगती है, वो फीस देना। मतलब मेरे चाचा जी है, वो बोलते हैं मम्मी को इसकी शादी करा दो, क्या करना, पढ़ लिख के क्या करेगी। मम्मी बोलती है बस इसकी ये 12th कंप्लीट हो जाने तो फिर शादी कर देंगे। ये तो बहन भी है, वो भी बहुत छोटी है, तो बोलते दोनों के साथ में शादी कराएं, 10 साल के वो भी। फैमिली इश्यूज अच्छी नहीं है। माय नेम इज़ शिल्पी, 12th क्लास गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। लेना तो साइंस था, बट स्टार्टिंग से मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था, 9th में मैंने लिया था। स्टार्टिंग से मैंने इंग्लिश में पढ़ा था, और फिर यहाँ एकदम से आके हिंदी में पढ़ना डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। तो मैं सोची थी इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराने लगे, तो मेरे को हिंदी मीडियम में दे दिया गया था, इंग्लिश मीडियम में नहीं लिया गया। इंग्लिश मीडियम में जल्दी सीट फुल हो जाती है, जिस टाइम पे मैं एडमिशन कराने थे उस टाइम पे सीट फुल हो चुकी थी, इस वजह से मेरे को हिंदी मीडियम मिला। चैलेंज उनके लिए ये रहेगा कि जैसे लड़के होते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं फ्री होके विदाउट टेंशन के,
पर गर्ल्स में ऐसा नहीं होता, उनको डर रहता है कि कुछ हो ना जाए ऐसा वैसा। गांव के लोग सोचते हैं कि हम अगर अपने घर की लड़कियों को बाहर भेजेंगे तो कुछ ऊंच नीच हो जाए या कुछ ऊपर नीचे हो जाए, इसीलिए नहीं भेजते हैं, कोर्सेज नहीं करवाते। ऐसी माइंडसेट गलत है वैसे, लेकिन अब लोग सोचते हैं तो क्या ही कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि जिन लड़कियों ने 11th और 12th क्लास में साइंस ली थी उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उन चुनौतियों का वो कैसे निपटारा कर रही है या उनसे कैसे डील कर रही है। मेरा नाम संजना है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरहौल से पढ़ रही हूँ, क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम। मेरा इंटरेस्ट साइंस में था क्लास 10th से ही। जो मेरी बिग सिस्टर है उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया था, वो मेरी इंस्पिरेशन है। उन्होंने भी साइंस से ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। मुझे जनरली बहुत ही परेशानी होती है क्योंकि मैंने बायो ली है, तो मुझे मैथ्स में थोड़ी बहुत परेशानी है क्योंकि बेसिक्स उसमें ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है फिज़िक्स में, क्योंकि फ़िज़िक्स में जनरली बहुत ज़्यादा मैथ्स यूज़ होता है और वो चीज़ बायो में शुरू से नहीं पढ़ाई जाती है। फ़िज़िक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें थोड़ी सम्स में प्रॉब्लम आती है। बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसमें जनरली बहुत कम लोग कर पाते हैं, सक्सेस बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी ये मैटर नहीं करता वो डिफ़िकल्ट है या इजी है, बस ये है मेरा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है, मुझे वही करना है, मेन मोटिव वही है। आगे जाके मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है, फिर MBBS करनी है। अभी मैं स्कूल एकेडमिक्स प्लस कोचिंग के ज़रिए ये प्रिपरेशन अभी कर रही हूँ अपनी। कोचिंग की फ़ीस मेरी बहुत मॉडरेट है, लाइक 1500-2000 के अराउंड, पर सब्जेक्ट 500। जैसा कि हम मिडिल क्लास पीपल्स हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं इसे। जैसे जो अलग प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ही हाईली पेड हैं, वहाँ पे ना जाके जो हमारे लोकल्स में ही अच्छे टीचर्स देख के। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। जब मैंने बोला कि मुझे साइंस स्ट्रीम चाहिए तो उन्होंने सपोर्ट किया इस चीज़ को, और मेरी जो स्कूल फ़ीस और ट्यूशन फ़ीस भी उन्होंने बोला कि हाँ हम अफोर्ड कर सकते हैं ये चीज़। 10th क्लास जब मैं थी तो सारे ही बच्चे नहीं थे कि साइंस ले, बहुत ही कम रेट पे, और गर्ल्स तो और भी कम थी जिन्होंने साइंस लिया है, बेसिकली क्योंकि उन्हें लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है और उन्हें ये नहीं पता कि इनमें और अदर फील्ड्स भी हैं जिनमें वो और भी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ले सकती हैं। बट उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची और उनके फैमिली भी सपोर्टिव नहीं होती है। बेसिकली जो मेरे अराउंड हो रहा है वही चीज़ साइंस है, उसी चीज़ को हमें पढ़ना होता है। साइंस ये जो हम कर रहे हैं, हमारी जो डेली लाइफ है वही साइंस है। मैंने 10th तक अपनी CBSE बोर्ड से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की है। मैं 11th में गवर्नमेंट में आई हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस है इस टाइम की वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जिन्होंने नर्सरी से 10th तक सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ाई की और वो अचानक से 11th में उन्होंने साइंस लिया, और साइंस में मेनली इंग्लिश मीडियम ही होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। इवन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये हो रहा है और जिन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उनको कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है बट जो उनका ट्रांसलेशन है वो नहीं हो पाता अच्छे से, उन्हें वर्ड्स की मीनिंग नहीं समझ पाते हैं वो। प्राइवेट स्कूल्स में मेनली 10th तक ही स्कूल्स होती हैं, +2 +1 के लिए हमें बाहर ही जाना पड़ता है या फिर किसी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ता है। हमारे स्कूल में तीनों लैब्स प्रेजेंट है, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब और फिज़िक्स लैब। हर सैटरडे जाते हैं और वहाँ पे हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करवाई जाती हैं। नीट में अगर हम देखें ना तो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है और उसके लिए नंबर हमें पूरा 720 का होता है, उसमें एटलीस्ट आपको 600 चाहिए फॉर अ गवर्नमेंट कॉलेज। अगर मेरा नीट नहीं हो पाया तो बैकअप प्लान्स बहुत सारे हैं उसके लिए, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है, BSc नर्सिंग है, फिर अलग अलग जैसे ड्यू यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं बायोलॉजी को लेकर, और अदर केमिस्ट्री के लिए केमिकल इंजीनियरिंग्स है। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने 10th तक की प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई किया, तो वो मेरी प्राइवेट स्कूल दूसरे सिटी में थी, तो उसके लिए मुझे रोज़ ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रैवल करना पड़ता था, तो वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था। इसीलिए मैंने अपने लोकल एरिया में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे एडमिशन करवाना ज़रूरी समझा। ट्रैवल करने में और घर वालों की सेफ्टी भी मेन वहाँ पे बैरियर था। वहाँ पे उन्हें लगता था कि ये लड़की है, अकेले कैसे जाएगी, इतना ट्रैवल करेगी। मेरा नाम सिमर है और मैं सरौल सेक्टर 18 गुड़गांव में रहती हूँ और यहाँ की गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैं पढ़ती हूँ और अभी मैं 12th क्लास में हूँ। मेरे फैमिली में ना कोई डॉक्टर है और ना ही किसी को मेडिकल की इतनी जानकारी है, और हम बिहार से भी रहने वाले हैं। अगर कभी फैमिली वगैरह में जाते किन्हीं को मोस्टली प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो कोई वहाँ पे टाउनशिप एरिया में वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह कोई अवेलेबल नहीं रहता, बहुत दिक्कत होती है। तो मैं चाहती हूँ कि
मेरा एम रहे और मैं वो चीज़ कर सकूं, तो इसलिए मैंने साइंस को चूज़ किया है। फैमिली के जो अलग रिलेटिव्स हैं वो बोलते हैं कि तुम तो लड़की हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है, नॉर्मल आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, अपना फिर शादी, लड़कियों का तो ये था कि शादी करके तुम्हें दूसरों के घर चले जाना है। तो मेरे फैमिली वालों ने नहीं बोला कि इसको जो करना है वो करेगी, साइंस लेना है तो साइंस ले लो, कोई बात नहीं। पर रिलेटिव वगैरह थे कि इतना बर्डन लेने की क्या ज़रूरत है, तो मैंने लिया ये साइंसेस। थोड़ा बहुत टफ है, पर जिसको इंटरेस्ट और जो चाहता है कि मुझे कुछ करना है तो फिर कुछ भी चीज़ टफ नहीं होती है। आज के टाइम पे तो काफ़ी सारी गर्ल्स है, वुमेन्स है, सारी चीज़ें कर सकते हो। तो फिजिक्स मैथ्स में क्या है, जो हमारे टीचर है वो भी फिजिक्स की ही है, वो भी लेडीज़ ही है। जो हमारी केमिस्ट्री की मैम है वो भी एक फीमेल ही है, बायो की है वो भी तो फीमेल ही है। तो अगर उनको मैथ्स फिजिक्स समझ ही नहीं आता तो वो टीचर कहाँ से बनते, उन्हें नॉलेज कहाँ से आती। तो ये सब बस कहने की बात है कि उनको कुछ नहीं आता है, समझ नहीं आता है। मेन बात इंटरेस्ट की होती है और किसको क्या करना होता है। मेरा एम है फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन, और या फिर फार्मेसी में मुझे पीएचडी करना है आगे। पहले तो मेरे को गाइडेंस मुझे ढंग से नहीं बताया गया था कि तुम्हें आगे क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना। जो भी है मैंने इधर उधर से सुन सन के, मतलब अपने दोस्त से, अपने टीचरों से मैंने थोड़ा बहुत पूछ करके समझ में आया मुझे कि क्या करना चाहिए मुझे आगे। मेरे पास साइंस है, पीसीबी को बायो लेना था क्योंकि मुझे दवाइयों के बारे में जानना था, तो बेसिकली मुझे बायो तो लेना ही पड़ेगा। पहले 10th तक मैंने प्राइवेट स्कूल में से स्टडी करा है मैंने। लोकल एरिया है और यहाँ के प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा हाई है, और कहीं कहीं तो है ही नहीं 11th-12th तक, सिर्फ 1 से 10th तक हो गया। और अगर दूसरे स्कूल में भी है तो वो बहुत दूर तक है, तो उतना ट्रैवल करना, फिर कभी प्रॉब्लम आ गई घर जाना, बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैंने अपने लोकल एरिया में ही ये स्कूल को चूज किया था। अब दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा हमारे व्हाट्सएप के नंबर में। तो सखियों, आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि स्टेम की राह में लड़कियों के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आ रही हैं, पर ये भी जाना कि अगर हौसला हो तो हर मुश्किल को पीछे छोड़ा जा सकता है। हमने सुनी उन सखियों की कहानी जो ना रुकती हैं, ना झुकती हैं, बल्कि हर दिन एक नया रास्ता चुनती है। और ऐसी ही कहानियां तो हमें उम्मीद देती है और हिम्मत भी। उम्मीद है कि आज का जागो रे सखी कार्यक्रम आपको कुछ सोचने, कुछ समझने और कुछ करने की प्रेरणा दे। अपने सभी सुझाव, फीडबैक हमें जरूर भेजिएगा, क्योंकि आपकी राय, आपकी आवाज हमारी ताकत है। आप सुन रहे थे गुड़गांव की आवाज 107.8 FM पर जागो रे सखी रेडियो कार्यक्रम, जिसे हम लेकर आए हैं यूनेस्को नई दिल्ली, यूनेस्को चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से। फिर मिलेंगे एक नई सखी के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज 107.8 FM, आपकी आवाज, आपका रेडियो। नमस्कार। सब जान जाए तुमको, पहचान जाए तुमको, हाँ मान जाए तुमको है। नमस्कार दोस्तों, जागो रे सखी के इस तीसरे एपिसोड के लाइव भाग में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम को पूरा सुना है और अब आप फीडबैक देने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। तो आ चुकी हूँ इस प्रोग्राम में मैं यानी साक्षी, और आप सुन रहे हैं लाइव भाग इस प्रोग्राम का। लाइव है यानी कि ये प्रोग्राम अभी चल रहा है। दिन है बुधवार का, तारीख है 2 जुलाई 2025 और 11:22 हो रहे हैं। तो आज आपने ये प्रोग्राम सुना जिसका मेन टॉपिक था कि लड़कियों के लिए स्टेम की फील्ड क्यों मुश्किल होती जा रही है। इस बारे में ये पूरा प्रोग्राम था जो आज हम लेकर आए थे आपके लिए। आपने इस प्रोग्राम की शुरुआत में सुना मोनिका जी को, जो कि एक बायोलॉजी की टीचर है एक सरकारी स्कूल में, और उन्होंने बताया कि कौन कौन सी परेशानियां अक्सर स्टेम की फील्ड में स्टेम को चुनते हुए लड़कियों के सामने आती हैं। उनके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम आई ये भी उन्होंने बताया। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के पहले श्रोता इस प्रोग्राम के, राजकुमार जी। स्वागत है आपका राजकुमार जी। जी नमस्कार जी, जागो सखी में आपका प्रोग्राम सुना जी, साक्षी जी। जी नमस्कार, उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा राजकुमार जी। बिल्कुल पसंद आया जी। और जो ये लड़कियों की जो कहानी है पढ़ाई की, हाँ जी, एक संघर्षपूर्ण इनका जीवन है जो इन्होंने बताई अब अपनी बातें। हाँ जी। और घर की भी कुछ प्रॉब्लम थी और फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम थी, और इन्होंने जो मन में धार लिया वो पढ़ाई इन्होंने की। और जैसे कि ये मीनाक्षी जी की कहानी सुनी जी, ये सिरोल सेठी जी, अच्छा लगा जी जो इनकी स्टोरी है, जिन्होंने कैसे संघर्ष किया है, बहुत ही अच्छा लगा जी। और ये प्रेरणादायक इनकी कहानी थी। जैसे और हमारी बेटियां सुन रही होंगी, बच्चियां सुन रही होंगी, तो उनको भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा जी।
तो क्या अच्छी लगी जी। हाँ जी, तो राजकुमार जी, क्या आप भी ऐसी कोई चुनौती जानते हैं जो अक्सर लड़कियों को फेस करनी पड़ती है? आपके हिसाब से कौन सी चुनौती यहाँ रह गई थी? देखो जी, ज्यादातर चुनौतियां तो यही है कि हम बेटियों को बाहर भेजना इतना पसंद नहीं करते। जैसे कि कुछ बातों में पीछे बताया गया था कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बाहर भेजेंगे तो कोई भरोसा नहीं है, क्या लड़की वहां जाके बदल जाएगी। तो कई चुनौतियां हैं जी, और कुछ चुनौतियां ऐसी हैं जो फाइनेंशियली पैसे की प्रॉब्लम होती है जी, पढ़ा नहीं पाते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लड़कियां धार लेती हैं मैंने तो पढ़ना है, और आजकल सरकार की तरफ से भी कुछ सुविधाएं मिलती हैं, सुना मैंने जी, लोन वगैरह लेके वो बाहर भी जा सकती हैं और पढ़ाई भी कर सकती है। हाँ जी। तो कुछ चुनौतियां हैं लड़कियों के जीवन में, जैसे कि अंजलि जी की भी कहानी मैंने सुनी जी। तो उन्होंने विद्या स्कूल से किया, और एक उन्होंने बताया कि CID वगैरह देख के मन में आया कि मैं डॉक्टरी करूं। तो कई चीजें हैं जो धार लेती है ना मन में, तो वो पूरा कर लेती हैं जो लड़कियां, कुछ ही लड़कियां जी जो इस चुनौतियों को पार कर पाती है। तो यानी मैं मान सकती हूँ कि आपने प्रोग्राम पूरा अच्छे से सुना है और काफी अच्छे आपने अपनी राय दी, टिप्पणी दी। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी नमस्कार, और मैं सभी को बधाई देता हूँ जो ये इतनी आगे तक गई हैं। इसमें विनेता जी की वे कहानी थी, उनकी अच्छी थी, उन्होंने संघर्ष किया जी। बिल्कुल, और विनीता जी तो AI स्पेशलिस्ट है, सोचिए जो नई नई तकनीक आ रखी है वो वाली स्पेशलिस्ट बन गई हैं वो। जी जी जी, AI मैं तो इसके बारे में बहुत कम जानता हूँ, लेकिन कुछ लोगों से सुना मैंने, AI का जमाना है अब। वो AI इन्होंने जो बताया AI के बारे में, ये मेरे ख्याल विदेश में लंदन में गई थी। हाँ जी, अभी लंदन में जॉब कर रही हैं। और उन्होंने बताया कि एक कंप्यूटर से 100 कंप्यूटर पे वो ऐसा कोई सिस्टम चलाती हैं, वो ऐसा काम करती हैं और वो 1 मिनट में वो काम हो जाता है। तो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, और उन्होंने वो हाई फाई पढ़ाई की है वहाँ जाके जी, और बहुत अच्छा लगा इनकी कहानी सुन के जी, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा लगा सर कि आप जुड़े और आपको ये प्रोग्राम पसंद आया और इतना अच्छा फीडबैक आप दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। जी जी साक्षी जी नमस्कार। नमस्ते सर। तो राजकुमार जी की तरह आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में तो जरूर जुड़िए हमारे साथ में। आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 FM पर ये खास कार्यक्रम जागो सखी का लाइव भाग। जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में। नंबर रहेगा 8800475080 यानी 8800475080। और बता दूं कि यही प्रोग्राम आज रिपीट भी होने वाला है, यानी अभी आपके पास समय नहीं था, आप पूरा नहीं सुन पाए, कुछ भी दिक्कत आई हो तो आज शाम 7 बजे आप इसी प्रोग्राम को दोबारा सुन सकते हैं। यानी पुनः प्रसारण होगा इस प्रोग्राम का आज शाम 7 बजे। और फिर शाम को भी आपके पास समय नहीं है तो कल सुबह 7:30 बजे आप सुनिएगा जागो रे सखी, यही वाला कार्यक्रम जिसमें कि हम बात कर रहे हैं कि लड़कियों के सामने स्टेम के फील्ड में कौन कौन सी चुनौतियां अक्सर सामने आ जाती है। और स्टेम तो आप सभी जान गए हैं ना दोस्तों, S यानी साइंस, T यानी टेक्नोलॉजी, E यानी इंजीनियरिंग और M यानी मैथमेटिक्स। तो इन सब की फील्ड में लड़कियां कम क्यों हैं, क्यों रेशियो बढ़ता नहीं, इन सब के बारे में बात की गई है इस प्रोग्राम में। उम्मीद है कि आपको चुनौतियों भरा ये प्रोग्राम पसंद आया हो। हमारे साथ जुड़ चुकी है सीमा जी रजोकरी से। स्वागत है आपका सीमा जी। जी नमस्कार साक्षी जी। नमस्ते। और मैं बताना चाहूंगी मैं बीच में 10-15 मिनट का प्रोग्राम नहीं सुन पाई। ओहो, चलो जितना आपने सुना वो आपको कैसा लगा और सबसे अच्छी बात कौन सी लगी ये बताइए। मतलब इस जो भी कुछ मैंने सुना है उसमें मैंने तो यही अंदाजा लगाया है कि भाई किसी को किसी तरह की परेशानी होती है, किसी को किसी तरह की परेशानी होती है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है। हाँ जी, है ना। तो फिर उनके साथ रहने वाला उनको चाहिए, मतलब कोई उनको सपोर्ट करे पीछे से जी। मेन बात ये है कि उनको सपोर्ट करने वाला चाहिए, क्योंकि जैसे फैमिली में ही अगर वो है, मुझे नाम ध्यान नहीं, कोई लड़की बता रही थी कि भाई हाँ मेरे चाचा बोल रहे थे कि इनकी शादी कर दो, क्या करोगी ज्यादा पढ़ा के, पापा है नहीं, है ना, वरना तो ये डिसीजन पापा लेते हाँ। कि भाई हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना है या शादी करनी है। अभी 10वीं 12वीं के बच्चे की उम्र ही अब कितनी होती है, अब तो नहीं करते कोई इतनी जल्दी शादी जी। लेकिन हाँ कहीं कहीं है एरिया ऐसा भी है, भाई सबके अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। बाकी जो पढ़ना चाहता है वो सरकारी में भी पढ़ लेगा और प्राइवेट में भी पढ़ लेगा।
और ये बात आपने पढ़ना है। हाँ, ये बात और आपने सही कही, सपोर्ट थोड़ा जरूरी होता है। पता है, फाइनेंशियल ना दो, लेकिन बस मेंटली ये मिल जाए कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, ये भी हम बहुत तुम्हारे होता है। साथ हैं, बस इतना बहुत होता है। ताकि भी उसको प्रेरणा मिलती रहेगी कि हाँ अभी मेरे पीछे है मुझे। क्योंकि पैसे के लिए तो देखो गवर्नमेंट फ्री भी दे रही है एजुकेशन। हाँ जी। और लोन भी मिल रहा है उस पे। पैसे की दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए फिर उसमें। हाँ जी, थोड़ा मेंटली हो जाए कि हाँ मेरे साथ कोई है, मेरे साथ कोई खड़ा है, ये भी बहुत होता है सच में। मतलब यही हो कि भाई हाँ मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, तो फिर लड़कियां सब कुछ कर जाती हैं। जो स्पेस में जब इतनी बड़ी बड़ी होकर लड़कियां स्पेस में जा रही हैं जी, लड़कियां नहीं औरतें जा रही हैं स्पेस में, महिलाएं जा रही हैं, महिलाएं जा रही है। सुनीता विलियम जो अभी गई थी तो वो काफी एजिड है जी। ऐसा तो नहीं कि भाई वो 25-30 साल की लड़की है। सही बात है ना। तो इसका मतलब भाई उन्हें भी तो सपोर्ट मिला है, उन्होंने ये पढ़ाई करी है। और मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि किसी भी सब्जेक्ट पे ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई ये लड़कों के लिए ही है। हाँ। न किसी जॉब पे ये लिखा हुआ है कि ये लड़कों के लिए, लड़कियां नहीं कर सकती। सारे काम कर रही हैं लड़कियां, और कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं सब जी। अच्छा लगा आपको भी ये प्रोग्राम पसंद आया, काफी अच्छी अच्छी बातें आपने की इसमें। अगला प्रोग्राम भी होगा तो उसे भी जरूर सुनना आप। चलिए ठीक है जी, नमस्कार। अच्छा लगा आप जुड़े हमारे साथ। वैसे समय हमारा इस प्रोग्राम का पूरा हो चुका है। इस प्रोग्राम में आपने मोनिका जी, अंजलि जी जो कि JNU में पढ़ाई कर रही है MSc की, वही बहुत मेहनत लगती है और जब परिवार सहयोग दे तो अंजलि कर सकती है। और वही अंजलि के जैसे ही विनीता जो AI स्पेशलिस्ट है, हर्षिता को आपने सुना जो कि क्वालिटी एनालिस्ट थी, और उसके बाद आपने कुछ टीनेजर्स की आवाज़ें सुनी, कुछ उनमें से लड़कियां थी, कुछ लड़के थे, और उन दोनों ने ही बताया कि साइंस उन्होंने क्यों ली, क्यों नहीं ली, ये भी बताया गया। लड़कों के हिसाब से कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो स्टेम फील्ड में लड़कियों को देखनी पड़ती हैं, ये भी कई लड़कों ने बताया। और घूम फिर के वही बात आती है कि स्कूल दूर होते हैं, पेरेंट्स उन्हें भेजना नहीं चाहते हैं, पढ़ाई महंगी होती है, बहुत टाइम तक चलती है। ये कुछ चुनौतियाँ तो अक्सर घूम फिर के आ ही रही थी, लेकिन इन चुनौतियों का निपटारा हो सकता है। अब वो कैसे, ये हम जानेंगे दोस्तों अगले प्रोग्राम में। यानी कि चुनौतियों को कैसे कम कर सकते हैं, इस बारे में बात की जाएगी अगले बुधवार को सुबह 10:30 बजे। जरूर जुड़िएगा जागो सखी के चौथे एपिसोड में। तो फिलहाल मैं साक्षी चलती हूँ। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है, आप फीडबैक देना चाहते हैं, तो नंबर है हमारा 9958941408 यानी 9958941408। इस नंबर पर आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं। आप चाहे तो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए या फिर आप लिख कर भेज दीजिएगा। तो मैं साक्षी इंतजार करूंगी आपकी फीडबैक का। फिलहाल चलती हूँ, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़ आपका रेडियो। नमस्कार। गुड़गांव की आवाज़ 107.8